हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक मेंशन है। यानी हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी आर्टिकल्स को पढ़ना है और इसके साथ साथ इन आर्टिकल से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग डिसीजन रहे उन केसेस को भी पढ़ना है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है ये काफी बड़ा होगा। इसका मतलब इस टॉपिक को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। लगभग 5 से 6 लेक्चर हमें फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम इस फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक के अंदर 5 सब टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या होता है, फिर फंडामेंटल राइट के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर कुछ एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग संवैधानिक प्रावधान यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कवर करेंगे और आखिरी में बात करेंगे कि जब इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 लगता है, तो उसका फंडामेंटल राइट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और साथ में यह भी जानेंगे कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर किया जाता है। यानी ये टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाले का मतलब है कि इस टॉपिक को हम लोग 5 से 6 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट का अर्थ जानने की। जो मूल अधिकार का अर्थ है ये कहीं संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन हाँ हमारी जो एनसीईआरटी है वो मूल अधिकार को कुछ इस तरीके से डिफाइन करती है, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। फंडामेंटल राइट आर दोस राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी अगर हम नाम पर भी जाएं तो 2 शब्द हैं, मूल प्लस अधिकार। मूल का मतलब कम से कम भारत के नागरिकों को इतने अधिकार मिलने चाहिए। फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है? फंडामेंटल राइट का पर्पस होता है ताकि एक व्यक्ति का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। विकास की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम अमूमन बात करें तो व्यक्ति के लिए विकास का मतलब 3 अर्थ होते हैं। या तो भौतिक विकास यानी जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी इच्छा है, या फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और आखिरी में कह लीजिए कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। सामान्यतः हम लोग कभी भी आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करते, क्योंकि हम जिस दौर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस एग्जाम को क्रैक कर कर वो नौकरी लेना चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, यानी जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, समाज में इज्जत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो फंडामेंटल राइट वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के 2 विकास पर बल देते हैं, एक भौतिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरा स्पिरिचुअल या फिर आप कह लीजिए कि मॉरल डेवलपमेंट। हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमें आर्टिकल 25 से 28 तक मिलता है, या फिर आर्टिकल 21 को मान लीजिए, वो हमारे यहां मॉरल डेवलपमेंट की बात करता है। मैंने पहले कहा कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। हम ये जो डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई डेफिनेशन। सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री जैसे पेपर के अंदर डेफिनेशन से सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए कि फंडामेंटल वे राइट है जो एक व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास पर बल देते हैं। एक नागरिक होने के नाते कम से कम इतने अधिकार एक नागरिक अपेक्षा करता है। चलिए अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, यानी फंडामेंटल राइट के पीछे
जो एक बैकग्राउंड रहा, एक पृष्ठभूमि रही, वो क्या रही? सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की मांग स्वराज विधेयक 1895 के माध्यम से की गई। फंडामेंटल राइट्स वर फर्स्ट डिमांडेड इन इंडिया थ्रू स्वराज बिल 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज बिल पेश किया था, जहां पर उन्होंने स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब आजादी की मांग की थी, आजादी का मतलब संविधान की मांग की थी, आजादी का मतलब नागरिकों के राइट्स की मांग की थी। हालांकि इस बिल में फंडामेंटल राइट जैसे शब्दों का उपयोग नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपने इस बिल में भारत के नागरिकों के लिए अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1927 में साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के विरोध में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी और एक जिन्ना साहब की 11 सूत्री मांग आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई थी, लेकिन यह है कि 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग की गई। आगे चलकर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट का एक प्रपोजल पास हुआ। 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी, मूल अधिकार और आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव रखा गया और पास हुआ। आगे चलकर 1945 में एक समिति बनी जिसे हम कहते हैं तेज बहादुर सप्रू समिति। इस समिति ने भी ये मांग की कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के राइट्स होने चाहिए। एक वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो यानी इन्फोर्सेबल हो, और दूसरे वे अधिकार जो कि अवाद योग्य हो, अपरिवर्तनीय हो यानी अनइन्फोर्सेबल। डीपीएसपी में भी आपने इस समिति के बारे में पढ़ा था। आगे चलकर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, और उस समिति के अंदर कुछ उप समितियां बनी, सब कमिटीज बनी, जिसमें पहली सब कमेटी थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी। एक उप समिति थी अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी। और इन दोनों ही समिति का मेन हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे चलकर सभी समितियों ने अपना कार्य संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव को दिया, और उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, और उस प्रारूप की जांच करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। तो इस तरीके से बी.एन. राव ने भी सलाह की कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के राइट होने चाहिए, इन्फोर्सेबल और अनइन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट का जो नेचर है वो इन्फोर्सेबल है, और डीपीएसपी का जो नेचर है वो अनइन्फोर्सेबल है। देखिए, आपको सीधा सीधा याद करना है कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं। मूल अधिकार को छोड़कर सभी अनइन्फोर्सेबल, प्रियम्बल अनइन्फोर्सेबल है, फंडामेंटल ड्यूटी अनइन्फोर्सेबल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी वह भी अवाद योग्य है, अनइन्फोर्सेबल है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीधा याद रखना है कि फंडामेंटल राइट वाद योग्य है, इन्फोर्सेबल है, और फंडामेंटल राइट को छोड़कर सभी अनइन्फोर्सेबल है। और एक बार कंफ्यूजन होता है कि कहां संशोधन हो सकता है संविधान में, कहां अमेंडमेंट हो सकता है, कहां नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी प्रावधान
प्रस्तावना, अनुसूचियां कहीं भी संसद संशोधन कर सकती है। अब झंझट में नहीं पड़ना कि मूल अधिकारों में हो सकता है कि नहीं हो सकता, डीपीएसपी में हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटी में, कुछ नहीं। सीधा याद रखना है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी प्रोविजन, एनी आर्टिकल, ईदर प्रियम्बल और शेड्यूल, वो अमेंडमेंट कर सकती है संसद। और क्या याद रखना है, मूल ढांचे में नहीं। इसके अलावा और कोई चक्कर में नहीं पड़ना कि डायग्राम बना रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। सब में संशोधन कर सकती है संसद, हर भाग, हर प्रावधान, हर जगह, बस मूल ढांचे में। और दूसरी बात, केवल फंडामेंटल राइट ही इनफोर्सेबल है, बाकी सब अनइनफोर्सेबल है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट का प्रोविजन हमारे यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आप लोगों ने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, जिसमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 32 तक मेंशन है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, कहां, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग वाले टॉपिक में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को 7 कैटेगरी में बांटा गया था। वर्तमान में फंडामेंटल राइट को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता था, अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो हमारे 6 अधिकार कौन से बचे? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 29 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29 से 30, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी होता था, यानी पहले मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स को 7 कैटेगरी में बांटा गया था, वर्तमान में 6। मतलब ये ऐसी बातें हैं जो अभी मैंने जितनी बातें बताई वो आप सब जानते होंगे, क्योंकि अगर आप पीएससी की, यूपीएससी की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होती है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बिल ऑफ राइट्स। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी ने अपने सामंतों को बहुत सारे अधिकार एक साथ दिए थे, उसे कहा जाता था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जब बहुत सारे राइट्स एक साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाए। अगर आप हमारे संविधान के सभी भागों पर नजर गौर करें तो आपको केवल पार्ट 3 ऐसा नजर आएगा जिसमें बहुत सारे राइट एक साथ भारत के नागरिकों को या भारत के व्यक्तियों को उपलब्ध है, इसलिए पार्ट 3 को हमारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होता, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, और दोनों मिलकर लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा करते हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। मूल अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सेबल, और फंडामेंटल राइट को छोड़कर सब क्या है? अनइन्फोर्सेबल। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
हालांकि वह हाई कोर्ट भी जा सकता है। यानी फंडामेंटल राइट ऐसे राइट है जिनका वायलेशन होने पर आप अपनी रिट पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के जरिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के जरिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी ये भारत के नागरिकों पर निर्भर करता है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर कहां जाते हैं। हाई कोर्ट जाने में बेनिफिट ये है कि अगर हाई कोर्ट में आप केस हार जाते हैं तो आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद फिर कहीं अपील हो नहीं सकती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे फैक्ट आएंगे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आर्टिकल 14, 19, 21 अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इन तीनों के समूह को मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। The rights given in Article 14, 19, 21 are the most important fundamental rights. The group of these three is called the golden triangle of fundamental right. यानी ये कहा जाता है, देखिए अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मानते हैं, लेकिन यहां पर 32 मेंशन नहीं है। देखिए आर्टिकल 32 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल करवाता है। लेकिन अगर हम कहें कि कौन से फंडामेंटल राइट को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, 14, 19, 21। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की अवधारणा पर आधारित है, नहीं सब कुछ काम कानून के अनुसार होगा। आर्टिकल 19 लोकतंत्र की नींव माना जाता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में नागरिकों के पास फ्रीडम ना हो स्पीच की, भाषण और अभिव्यक्ति की, तो फिर वो डेमोक्रेसी काहेगी। तो आर्टिकल 19 लोकतंत्र की नींव कहा जाता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। अगर एक व्यक्ति के पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है तो फिर बाकी अधिकारों का होना ना होना क्या मतलब है। तो इसलिए आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में। फंडामेंटल की नेचर जो है वो परमानेंट नहीं है, इनमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। मैंने आपको देखो झंझट में पढ़ना नहीं है। अब सवाल आया कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी में हो सकता है कि नहीं, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 368 में। अरे झंझट में पढ़ना ही नहीं है, सीधा याद रखना है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी प्रोविजन, एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो प्रियम्बल हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो। झंझट में पढ़ना नहीं है। जगह संसद को अमेंडमेंट करने का अधिकार है, किंतु लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। और दूसरी बात, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, अमेंडमेंट का मतलब क्या है। आपने आर्टिकल 368 में पढ़ा था ना, अमेंडमेंट का मतलब केवल ये कोई होता है कि चीजों को हटा देना है। अमेंडमेंट का मतलब एडिशन भी तो होता है। मान लीजिए कि हम किसी नए राइट को फंडामेंटल राइट बना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो फंडामेंटल राइट का मतलब एडिशन भी है, वेरिएशन भी है, रिपील भी है। लेकिन जब भी अमेंडमेंट की बात आती है तो एक नेगेटिव ख्याल क्यों आता है। अमेंडमेंट का मतलब ये कोई है कि संविधान से कुछ हट ही रहा होगा, कुछ जुड़ रहा होगा, या जो पहले से है उसमें कुछ फेरबदल किया जा रहा होगा। तो पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग, प्रावधान हर जगह संशोधन कर सकती है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कर सकते हो मूल ढांचे में। अब वो मूल ढांचा क्या है आप जल्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ मूल अधिकार सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं। इसका मतलब क्या है, सम फंडामेंटल राइट आर पॉजिटिव एंड सम फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव इन नेचर। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। सामान्यतः जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनकी नेचर केवल पॉजिटिव है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। फंडामेंटल राइट में जो
राइट्स हैं वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तरफ कहते हैं कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फंडामेंटल राइट हमें पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। यानी फंडामेंटल राइट का जो नेचर है पॉजिटिव भी है, यानी राज्य को कुछ करने का आदेश देते हैं, और कुछ नेगेटिव भी है, राज्य को कुछ करने से रोकते भी हैं। अधिकांश मूल अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं, जबकि कुछ मूल अधिकारों को विधि के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है, कानून बने हुए हैं, कानून की नजर में सब बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 17 क्या कहता है? कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर कोई भी छुआछूत करता है तो अपराध होगा और कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यानी हमने अगर आर्टिकल 17 में लिख दिया कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, कोई करता है तो अपराध होगा, तो क्या लिखने से अनटचेबिलिटी रुक जाएगी, या फिर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा? और अगर कोई लॉ का वायलेशन करेगा तो उसको दंड देना पड़ेगा। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, फ्री में लेबर नहीं होगी, बलाश्रम नहीं होगा, फोर्स लेबर नहीं होगी। क्या लिखने से ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी? तो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो अपने आप ही इंप्लीमेंट है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। जैसे ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, आर्टिकल 16, तो इसके लिए लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसकी योग्यताओं को पूरी करता है, तो उसको अधिकार है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है कि राज्य 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। क्या आर्टिकल 21A लिखने से राइट टू एजुकेशन मिल जाएगा, या उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा? ऐसा लॉ बनाया गया 2009 में, जिसे हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, और वो इंप्लीमेंट कब हुआ? 2010 में। तो कुछ मूल अधिकार हैं जो अपने आप ही लागू हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। कुछ मूल अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। मान लीजिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो नागरिकों को उपलब्ध हैं, सिटीजन्स को अवेलेबल है? अब आपने बोला कि 15, 16, 19, 29, 30। गलत बोला। नागरिकों को तो सारे अधिकार उपलब्ध हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन्स के पास हैं। लेकिन जब यह पूछा जाए कि केवल सिटीजन्स के पास है, केवल नागरिकों के पास है, तब आता है 15, 16, 19, 29, 30। व्यक्ति के अंदर दो लोग आते हैं, नागरिक, गैर नागरिक। 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो शरणार्थी हो, रेफ्यूजी हो, चाहे वो राज्य विहीन व्यक्ति यानी स्टेटलेस पर्सन हो। यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। लेकिन 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल, यहां पर शब्द पर ध्यान देखना, ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है, वरना नागरिकों को तो सारे अवेलेबल है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट, ऑल्दो सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। सामान्यतः यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध आपको मिलते हैं? स्टेट के, कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा, स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो स्टेट के साथ साथ आपको आम व्यक्तियों, निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों के विरुद्ध भी मिलते हैं, यानी वो भी आपके फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। जैसे कानून की नजर में सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये राज्य के विरुद्ध है। 15(1) धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये राज्य के विरुद्ध है। लेकिन 15(2)
कि होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कुएं का उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा। ना सरकार रोक सकती, ना कोई निजी व्यक्ति रोक सकता। आर्टिकल 17, छुआछूत नहीं होगा। छुआछूत ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही कोई मैं या आप कर सकते हैं। आर्टिकल 23(1), ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्री लेबर, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी ना सरकार करवा सकती, ना अपन करवा सकते। आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। ना स्टेट लगा सकता, ना अपन लगा सकते। स्टेट क्या है ये तो आप आर्टिकल 12 में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मूल अधिकार मूलतः है आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी होते हैं जो आपको स्टेट के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी को के विरुद्ध भी सेफगार्ड प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकार असीमित नहीं है, यह युक्ति युक्त निबंधनों के अधीन है। फंडामेंटल राइट आर नॉट अनलिमिटेड गलत है। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यानी जो हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है। हमें जो भी फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो कुछ पाबंदियों के साथ मिलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलते हैं। जैसे हमें स्वतंत्रता है बोलने की, क्या हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर कोई रोक टोक नहीं होगी? अगर मान लीजिए कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी ना हो, तो क्या ये संभावना नहीं है कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज कर सकते हैं? तो हमें जो भी फंडामेंटल राइट मिलते हैं उनकी नेचर एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, अत्यांतिक नहीं है। वो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है फंडामेंटल राइट पर लगने वाली पाबंदियां, वह रिस्ट्रिक्शन जो उचित है, रीजनेबल है, सही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी पाबंदी लगा दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा जो अनुचित हो। जैसे अब यह कह दिया जाए कि रात को 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, यह पाबंदी सही नहीं है। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद कोई भी अपने स्मार्टफोन का, अपने सेल फोन का, अपने टेलीफोन का यूज नहीं करेगा, इंटरनेट नहीं चलाएगा, रील्स नहीं देखेगा, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट बेशक एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट पर युक्ति युक्त निर्बंधन संविधान द्वारा आरोपित किए गए हैं। संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल राइट पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। हालांकि पार्लियामेंट नए रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। और रीजनेबल है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो द पार्लियामेंट कैन इम्पोज न्यू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। पार्लियामेंट चाहे तो वो नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो ये सारी कहानी याद रखिएगा। आगे अब 2 शब्द हैं, एक शब्द है निलंबित और एक शब्द है निर्बंधित। सस्पेंशन, सस्पेंड और रिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का, पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद। फंडामेंटल राइट सस्पेंड केवल इमरजेंसी में ही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, पाबंदियां लगती हैं, जो संसद लगाती है, उसके लिए आपातकाल लगा हो ये जरूरी नहीं है। बिना इमरजेंसी के भी हमारे फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन केवल प्रेसिडेंट करता है और वो केवल इमरजेंसी में ही होता है। आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताओं को केवल युद्ध
वह बाह्य आक्रमण के आधार पर ही स्वतः निलंबित किया जा सकता है। द सिक्स फ्रीडम गिवन इन आर्टिकल 19 कैन बी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। शब्दों पर ध्यान देना है। ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबिलियन होता है, आर्म्ड रिबिलियन के बेस पर क्या प्रेसिडेंट, आर्म्ड रिबिलियन के बेस पर अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 डिक्लेयर करता है आर्म्ड रिबिलियन के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो क्या आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम सस्पेंड हो सकती हैं? हो सकते हैं। अंतर क्या है? अंतर को समझो। अगर युद्ध होता है, वॉर होता है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण होता है, अगर इन दो आधारों पर प्रेसिडेंट 352 डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट को कोई अलग से ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम सस्पेंड होती हैं। अगर वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, 352 डिक्लेयर होगा, तो आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी। उसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, आर्म्ड रिबिलियन होता है, उसके बेस पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 डिक्लेयर करता है, तब प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट को वो सस्पेंड करना चाहता है, चाहे वो आर्टिकल 19 ही क्यों ना हो, उसको बताना पड़ता है, नोटिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन 20 और 21 कभी भी फंडामेंटल राइट में सस्पेंड नहीं होंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 20 और 21 भी सस्पेंड हो सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया, ये दोनों प्रावधान जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। अगर आपने 44th अमेंडमेंट को पढ़ लिया है तो वहां पर भी मैंने बताया था। तो 20 और 21 फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। 1951 में एक मामला हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ेंगे, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1965 में मामला हुआ था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, उनमें संशोधन कर सकती है। एग्जाम में सवाल आया कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने किस डिसीजन में कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, तो उत्तर आएगा गोलकनाथ मामला। द फर्स्ट टाइम, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में, किस केस में कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, तो याद रखिएगा गोलकनाथ मामला, पहली बार। केशवानंद भारती मामले में फिर उन्होंने कहा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, वह मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की पूरी पावर है, लेकिन वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट, प्रोविजन, आर्टिकल, प्रियम्बल, हर जगह अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर से बंधी हुई है। और मृत्यु दंड देना, फांसी की सजा जो दी जाती है, वो 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं है। अगर मान लीजिए कि फांसी की सजा दी जाती है तो 14, 19, 21 का वायलेशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। ये किस मामले में कहा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्ट थे, और भी आगे आएंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो केवल भारत के निवासी नागरिकों को उपलब्ध है? ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो केवल डोमिसाइल सिटीजन्स को अवेलेबल है, भारत में जो निवास करता है उसी नागरिक को उपलब्ध है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, तो 15, 16, 19, 29, 30। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो सारे।
मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो सिर्फ निवासी नागरिक को उपलब्ध है, एक ही है। या फिर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो केवल माइनॉरिटीज को अवेलेबल है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, फंडामेंटल 14 से 32, वर्तमान में 6 वर्ग हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 वर्ग थे। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। 44 अमेंडमेंट के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। 2 जगह वो था, 19 क्लॉज नंबर 1 और F, यहां से हटाया हमने 44 अमेंडमेंट के द्वारा, और आर्टिकल 31 हटाया। तो 2 जगह से हमने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहां है? आर्टिकल 300A में है, 300 क में है। और संपत्ति का अधिकार क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए लीगल राइट। बेशक संपत्ति के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, आप कह सकते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने का मतलब होता है कि जब किसी अधिकार को संविधान सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को संविधान सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि कानून के माध्यम से, लॉ के माध्यम से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। तो अब जो कथा कहानी होने वाली है वो होने वाली है अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ने की। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो जो 6 वर्ग हैं वो तो ये हैं, सब पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसको भी पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ सकते। आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35, ये आप कह सकते हैं कि अंडरडॉग का काम करते हैं ये आर्टिकल। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हमेशा आर्टिकल 14 से 32 तक पढ़ते हैं, लेकिन 12, 13, 33, 34, 35 ये फंडामेंटल राइट में वो आर्टिकल हैं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी आर्टिकल है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 12, 13, 33, 34, 35 और उसके बाद इन 6 वर्गों को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे आर्टिकल 14 से 32। और यहां पर एक मेंशन और करना भूल गया, 31A, B, C को भी ये पहले पढ़ेंगे। 31 तो है नहीं, 31 में 1 और 2 होता था, वो हमने हटा दिया। अब 3 नए आर्टिकल हैं, 31A, B, C। A और B फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। 31C विदाउट ब्रैकेट कैपिटल लेटर में हमने 25th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। यानी अगले लेक्चर में हम लोग 12, 13, 31A, B, C, 33, 34, 35 इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद मूल अधिकारों के 6 वर्ग को पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आपको ध्यान में रखने हैं वो करेंगे। फिर फंडामेंटल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, तब जाकर हमारा ये फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक तैयार होगा। क्योंकि पूरा तैयार करना है ना, एग्जाम में चाहे एक सवाल आए, बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।